Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a novel named as Jazz by Toni Morrison. This is included in a subject American Literature which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले टॉनी मॉरिसन की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. तो इनकी बर्थ जो है वो 1931 को लोरेन ओहियो में हुई और इनकी डेथ जो है 2019 को न्यूयॉर्क में हुई. इनका रियल नेम है क्लोई एंथनी वफर्ड. ठीक है. एजुकेशन की बात करें सो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बीए और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एमए किया. इनके करियर की बात करें शी वॉज एन एडिटर एट रैंडम हाउस एंड लेटर प्रोफेसर एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. फेमस वर्क्स की बात करें द ब्लूएस्ट आई, सूला, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, बिलवर्ड और जैज. नेक्स्ट चलते हैं अवार्ड्स की तरफ. तो इनको 1988 में पुलिट्जर प्राइज़ मिला था और इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जो है वो 1993 में मिला. इनके वर्क्स में जो हमें मेजर थीम्स मिलते हैं उनमें अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी है, हिस्ट्री है, मेमोरी है और मदरहुड है. लेगेसी की बात करें शी इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट राइटर्स एंड शी इज़ नोन फॉर पावरफुल स्टोरी टेलिंग. नेक्स्ट चलते हैं जो आज का हमारा नॉवल है जैज़ उसकी तरफ. अगर हम बात करते हैं कि जैज़ म्यूज़िक क्या है तो बेसिकली जैज़ म्यूज़िक जो है ना ये एक म्यूज़िकल फॉर्म है जो ओरिजिनेट हुई थी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज़ में इन द अर्ली 20th सेंचुरी स्पेशली न्यू ऑर्लियंस में. ठीक है. ये फेमस थी अपने इम्प्रोविजेशन. ठीक है. उसके लिए सिंकोपेटेड रिदम्स के लिए, स्ट्रॉन्ग बीट के लिए और ब्लेंडिंग ऑफ अफ्रीकन एंड यूरोपियन म्यूज़िकल ट्रेडिशंस. अगर हम देखते हैं कि जैज़ म्यूज़िक जो है ठीक है जिस पर इस नावल का नेम रखा गया है उसकी की फीचर्स क्या हैं तो उसमें इम्प्रोविजेशन है. ठीक है. सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग इसकी फीचर है. म्यूजिशियंस जो हैं वो मेलोडीज़ स्पॉन्टेनियसली क्रिएट करते हैं प्ले करते हुए बजाय इसके कि फिक्स्ड स्क्रिप्ट जो है उसको फॉलो किया जाए. सेकंड है सिंकोपेशन यानी कि रिदम्स जो हैं वो एम्फेसाइज करती हैं अनएक्सपेक्टेड बीट्स. ठीक है. और इससे सरप्राइज और एनर्जी क्रिएट होती है. कॉल एंड रिस्पॉन्स इसकी एक और फीचर है यानी कि म्यूजिकल फ्रेजेस दैट टॉक बैक टू ईच अदर. ठीक है. ऑफन बिटवीन इंस्ट्रूमेंट्स. उसके बाद स्विंग रिदम है. ठीक है. एक रिदमिक फील है जो जैज साउंड को बहुत ज़्यादा स्मूथ, लाइवली और एक डांस लाइक बनाती है. ठीक है. उसके बाद ब्लू नोट्स इसकी एक और फीचर है. नोट्स इंटेंशनली प्लेड स्लाइटली लोअर देन यूजुअल टू क्रिएट इमोशनल डेप्थ. ठीक हो गया. तो अगर हम बात करें कि जैज़ म्यूज़िक का ओरिजिन क्या है इट इज़ बेसिकली डिवेलप्ड फ्रॉम अफ्रीकन अमेरिकन म्यूज़िकल ट्रेडिशंस. ठीक है. और अगर हम ये बात करते हैं कि ये जो जैज़ इस नावल का टाइटल है इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है तो टॉनी मॉरिसन ने जैज़ म्यूज़िक को एक सेंट्रल सिंबल के तौर पर यूज़ किया है और इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ मीनिंग है. ठीक है. जिससे पूरा ये जो नैरेटिव है पूरी स्टोरी जो है वो भी शेप हो रही है, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो भी, और एट द सेम टाइम थीम्स पर भी इसका एक इम्पैक्ट है. अगर हम बात करें किस किस तरह से है, सबसे पहले जैज़ एज फ्रीडम एंड इम्प्रोविजेशन. ठीक है. Jazz as vehicle for healing and renewal, jazz as the spirit of Harlem Renaissance, jazz as emotional complexity, jazz as commentary on narrative truth and jazz as the pulse of the city. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो टॉनी मॉरिसन का ये जो जैज़ नावल है इसमें जैज़ एक मेटाफर है नावल के म्यूज़िक, स्ट्रक्चर, रिदम और उसकी इमोशनल लाइफ के लिए. ठीक है. ये रिप्रेजेंट करता है इम्प्रोविजेशनल, अनप्रिडिक्टेबल और जो पैशनेट क्वालिटीज़ हैं 1920s के हार्लम की और जो करेक्टर का एक्सपीरियंस है लव का, वायलेंस का, मेमोरी का और हीलिंग का. टॉनी मॉरिसन के नावल में जैज़ जो है वो जस्ट एक म्यूज़िक नहीं है, ये स्पिरिट है, ये स्ट्रक्चर है, ये मूड है, ये हिस्ट्री है और इवन ये इमोशन है पूरी स्टोरी का. ठीक है. अब हम चलते हैं इस नावल के ओवरव्यू की तरफ. ठीक है. टॉनी मॉरिसन का जो नावल है जैज़ 1992 इसकी ट्रिलॉजी का दूसरा हिस्सा है जो बिलवर्ड से शुरू होती है और पैराडाइज पर ख़त्म होती है. ये नावल जो है बुनियादी तौर पर 1920 की दहाई के हार्लम में कायम है और जैज़ मौसीकी की रिदम्स, ठीक है, इम्प्रोविजेशंस यानी कि बेसाख्ता तख्लीक, ठीक है, और इमोशनल डेप्थ जो है जज्बाती गहराई है उसको इस्तेमाल करते हुए मोहब्बत, हसद, याददाश्त और शिफा की कहानी बयान करता है.
वो कहानी जो अजीम हिजरत ग्रेट माइग्रेशन के बाद अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ यानी कि अफ्रीकी अमरीकी ज़िंदगी के तजर्बात को वाजे करती है। ये जो नावल का स्ट्रक्चर और वॉइस है, इसकी जो साख्त और इसकी आवाज़ है, ये ख़ुद जैज़ मौसीकी की कई आवाज़ों वाली जो इम्प्रोविजेशनल यानी बेसाख्ता और एट द सेम टाइम पॉलीफोनिक क्वालिटीज़ हैं, हम आहंग खसूसियात हैं, उनकी अक्कासी करती है। नेक्स्ट चलते हैं इसके नैरेटिव फ्रेमवर्क की तरफ। तो जो नावल है वो एक स्ट्राइकिंग लाइन के साथ स्टार्ट होता है, एक बहुत मौसर जुमले से शुरू होता है, जिसे एक अननेम्ड नरेटर, एक बेनाम नरेटर जो है वो अदा करता है, और जो करेक्टर्स की इंटीमेट लाइव्स हैं, ठीक है, उनकी निजी ज़िंदगियों से अपनी गहरी वाकफियत का इजहार करता है। अब ये है STH, आई नो दैट वुमेन, ठीक है। ये जो STH है ये कोई रियल इंग्लिश वर्ड नहीं है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि उसने जो साउंड्स होती हैं, चुप हो जाओ, ठीक है, गौर से सुनो, इस तरह करके उसने यूज़ किया है। ये है तो कॉन्वर्सेशनल जैसे कोई गुफ्तगू है, लेकिन ये मौसीकी के अंदाज की जो आवाज़ है, ठीक है, जो रीडर है उसको फ़ौरन जो और वॉयलेट ट्रेस की ज़िंदगी में ले जाती है। वो मिडल एजड कपल, वो दरमियानी उम्र का जोड़ा जो कि साउथ से जनूब से हिजरत करके अब हार्लम में रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या होता है कि जो ने अपनी जो यंग लवर है, जो अपनी नौजवान महबूबा है डॉर्कस मैनफ्रेड, ठीक है, उसका मर्डर कर दिया, और वॉयलेट ट्रेस जो गुस्से और उलझन से भरी पड़ी है, ठीक है, उसने डॉर्कस की लाश को इसके जनाजे में बिगाड़ने की कोशिश की है, ठीक है। अब जो नरेटर है वो इन वाक़यात को और इनके बाद में पैदा होने वाली जो जज्बाती अफरा तफरी उसको दोबारा से बयान करता है। यूँ कहानी में जो है गॉसिप यानी गपशप, मेमरी यानी याददाश्त, और कन्फेशन यानी एतराफ़ को जो है एक बेसाख्ता अंदाज में मिलाकर एक जैज़ जैसी कारकर्दगी जो है वो तख्लीक करता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इस नावल की प्लॉट समरी को। तो इसका स्टार्ट है इंट्रोडक्शन टू द लव ट्रायंगल, ठीक है। ये जो नावल है ये वॉयलेट, जो और डॉर्कस के दरमियान जो टेंस लव ट्रायंगल है, जो कशीदा मोहब्बत का ट्रायंगल है, उसके माहौल में शुरू होता है। जो और वॉयलेट अपने हार्लम के अपार्टमेंट में एक नाखुशगवार जो ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं, ठीक है। जब जो 17 साला लड़की डॉर्कस के साथ ताल्लुक़ में आ जाता है, वो इस वक्त मिलते हैं जब जो डॉर्कस की खाला के पास जाकर कॉस्मेटिक्स बेचने जाता है, ठीक है, और इनका ताल्लुक़ अक्टूबर 1925 से 1 जनवरी 1926 तक जारी रहता है। अपने नेबर मालवोन की मदद से जो खुफिया तौर पर डॉर्कस से मुलाकात के लिए इस खाली अपार्टमेंट का इस्तेमाल करता है, और इस दौरान ना वॉयलेट और ना ही डॉर्कस की खाला एलिस मैनफ्रेड जो है इस ताल्लुक़ का अदारत करती है, यानी कि इसको नोटिस करती है। नेक्स्ट चलते हैं। डॉर्कस ग्रोज डिस्टेंट, ठीक है, डॉर्कस का दूर हो जाना। अगरचा जो हर मुलाकात पर डॉर्कस को तहाइफ देता है, लेकिन आखिरकार इसकी जो दिलचस्पी है वो जो में कम हो जाती है। वो अपने हम उम्र लड़कों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देती है, अपनी दोस्त फैलिस के साथ पार्टीज़ में जाती है, और जो से बचने के बहाने तलाश करती है। जब जो इसका सामना करता है, ठीक है, तो वो बड़ी कोल्डली से बताती है कि वो इसे नागवार लगता है, ठीक है, और इसे दूर रहना चाहिए। डॉर्कस ज़्यादा पुरकशिश और जो मशहूर नौजवान एक्टन है उसकी तरफ माइल हो जाती है, जिसके साथ वो नए साल के दिन पर जो है वो डांस भी करती है। नेक्स्ट है द शूटिंग एंड द आफ्टर मैथ, ठीक है, यानी कि गोली चलाने का जो वाक़या और इसके नताइज। डॉर्कस को तवक्को थी कि जो इसे तलाश करने आएगा, और वो सिर्फ पार्टली जो है वो सरप्राइज़ होती है जब वो पार्टी में जो है वो अपीयर होता है और इसे एक्टन के साथ देखता है। ताहम जो ने एक बंदूक साथ लाई होती है, ठीक है, और डॉर्कस के कंधे में गोली मार देता है। अब जो वहाँ पर मेडिकल हेल्प थी, ठीक है, उससे डॉर्कस बच सकती थी, लेकिन डॉर्कस मदद लेने से इनकार कर देती है और खून बहकर जो है उसकी डेथ हो जाती है। अब ये जो न्यूज़ है तेज़ी से फैल जाती है कि जो ने डॉर्कस का कत्ल कर दिया, और इनके ताल्लुक़ के बारे में जो अफवाहें हैं कम्युनिटी में गर्दिश करने लगती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या होता है कि वॉयलेट अपने ओपन कास्केट जनाजे में अचानक डॉर्कस के चेहरे पर ज़ख्म कर देती है, ठीक है। हफ्तों बाद वॉयलेट डॉर्कस की गमज़दा खाला से मिलना शुरू कर देती है, और दोनों ख़वातीन एक अजीब लेकिन शफा बख्श दोस्ती जो है वो कायम कर लेती हैं। यहाँ तक जो डॉर्कस के लिए गहरे गम में डूबा होता है, और वो वॉयलेट के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी शादी को दोबारा तामीर करता है, ठीक है। पार्टली जो है फैलिस जो कि डॉर्कस की दोस्त
थी, ठीक है, उसकी मदद से। नेक्स्ट है नरेटर्स एक्सपेंसिव स्टोरी टेलिंग, ठीक है। अब जो नरेटर है वो हार्लम में वॉयलेट, जो और डॉर्कस की ज़िंदगियों पर नज़रसानी करता है, ठीक है। तो वो मेमोरीज, ठीक है, यानी यादें, साइड स्टोरीज़ और जो लिंक्ड हिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, मरबूत तारीखी जो वाक़यात हैं उनके ज़रिए जाता है, जो कि 19वीं सदी के आखिर तक पहुंचते हैं, ठीक है। वॉयलेट का जो बचपन है वर्जीनिया में गुर्बत में गुजरा। जब इसका बाप छोड़कर चला गया तो इसकी दादी जो है ट्रू बेल, ठीक है, बाल्टीमोर से मदद के लिए आई, ठीक है। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि वॉयलेट की माँ जो है रोज़ डियर, ठीक है, इसने खुदकशी कर ली और ख़ुद को कुएं में फेंक दिया। नेक्स्ट है जोज सर्च फॉर आइडेंटिटी, यानी जो की शनाख्त की तलाश। अब जो भी वर्जीनिया में पैदा हुआ और पैदाइश के वक्त यतीम होकर अपनाने वाले वालदैन के ज़ेरे परवरिश बड़ा हुआ, ठीक है। बड़ा होते हुए वो ये जानने की ख्वाहिश रखता था कि इसकी जो बायोलॉजिकल मदर है, ठीक है, वो कौन थी। अब इसका एक रहनुमा हंटर जो है शिकारी हेनरी लेस्ट्रॉय, ठीक है, जिसे हंटर्स हंटर यानी शिकारियों का शिकारी कहा जाता था, उसने मशवरा दिया कि जो की माँ जो है वो वाइल्ड थी, एक जहनी तौर पर अनस्टेबल वुमेन, एक गैर मुस्तहकम औरत जो जंगलात में भटकती रहती थी, ठीक है। जब जो ने वाइल्ड को पाया और जो है कन्फर्मेशन की तलब की, ठीक है, तस्दीक तलब की, तो इसने एक गैर वाज़ेह इशारा दिया जिसने जो को अपनी आइडेंटिटी के बारे में गैर यकीनी कर दिया, ठीक है। बाद में जो और वॉयलेट जो पैलेस्टाइन है, फ़लस्तीन है, उसमें काम के दौरान मिले, उनकी शादी हुई और आखिरकार वो हार्लम आ गए, जिसे नावल जो है सादा अल्फाज में द सिटी कहता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरीज ऑफ लिंक्ड करेक्टर्स, यानी कि मरबूत किरदारों की कहानियाँ। अब जो नरेटर है, ठीक है, वो जो साइड करेक्टर्स हैं जैसे कि वेरा लुइस ग्रे, ठीक है, और उसके बेटे गोल्डन ग्रे की बाहम जुड़ी हुई तारीखों का भी तारुफ कराता है, ठीक है। अब गोल्डन ग्रे जो है, ठीक है, वो वेरा लुइस ग्रे और जो गुलाम हेनरी लेस्ट्रॉय है, ठीक है, उनका एक मिक्स्ड रेस सन है, एक मखलूत नस्ल बेटा है, ठीक है। बाल्टीमोर में बड़ा हुआ, ये यकीन करते हुए कि वो एक सफ़ेद फार्म गोद लिया हुआ यतीम है। अब जब ट्रू बेल ने हकीकत जाहिर की तो वो अपने वालिद को तलाश करने के लिए वर्जीनिया गया, ठीक है। रास्ते में इसे वाइल्ड सड़क किनारे छुपती हुई, ठीक है, मिली। जब वो खुद को बेहोश कर बैठी तो इसे हेनरी लेस्ट्रॉय जो है वो घर ले गया। नेक्स्ट अब क्या है, अब वाइल्ड जो कि हैवीली प्रेग्नेंट थी, ठीक है, वहाँ जो को जन्म दिया, ठीक है। गोल्डन ग्रे कभी बाल्टीमोर वापस नहीं गया और इसकी बजाय वाइल्ड के साथ जंगल में मुकम्मल तौर पर अलग थलग ज़िंदगी गुजारने का इंतखाब किया। हार्लम और वर्जीनिया की ये बाहम जो इंटरलिंक्ड, जो इंटरट्वाइंड, जो जुड़ी कहानियाँ हैं, नावल में बार बार जो फ्लैशबैक है और नैरेटिव डीटूअर्स हैं, यानी कि बयानिया के इनहराफात हैं, उनके ज़रिए दोहराती है। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ। इसमें फ़र्स्ट थीम है लव एंड वायलेंस, यानी कि मोहब्बत और तशद्दुद। टॉनी मॉरिसन जोश और तबाही के दरमियान हद को जो है वो जो लाइन है उसको ब्लर कर देती हैं। जैज़ में मोहब्बत निजात दिला सकती है लेकिन तबाही भी ला सकती है। इसका नेक्स्ट थीम है मेमोरी एंड पास्ट, यानी यादाश्त और माजी। किरदार अपने जो सदर्न हिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, यानी जनूबी माजी है, जो रेशल ट्रॉमा है, जो नस्ली सदमे हैं और जो पर्सनल रिग्रेट्स हैं, यानी ज़ाती पछतावे हैं, उनसे मुतासिर और परेशान हैं। इसका थर्ड थीम है अर्बन फ्रीडम एंड डिसलोकेशन, ठीक है, शहरी आज़ादी और बेमकानी। हार्लम का जैज़ दौर जनूबी जुल्म सितम से आज़ादी की नुमाइंदगी करता है, लेकिन साथ ही जो इखलाकी उलझन और जज्बाती इंतशार है उसको भी ज़ाहिर करता है। इसका फोर्थ थीम है री इन्वेंशन एंड हीलिंग, यानी तजदीद और शिफा याबी। ये जो नावल है ये ज़ाहिर करता है कि मोहब्बत जैज़ की तरह ख़ुद को दोबारा तख्लीक कर सकती है, माफ़ी, तख्लीकी सलाहियत और जो है रिदम उसके ज़रिए। इसका लास्ट थीम है फीमेल फ्रेंडशिप एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी ख़वातीन की दोस्ती और ख़ुद आगाही। वॉयलेट और एलिस का ताल्लुक जो है
मज़कूरा तबाह कुन मर्द औरत मोहब्बत के बरक्स बनता है, ठीक है, और जज्बाती यकजहती की नुमाइंदगी करता है। इसकी एंडिंग देख लेते हैं। तो नावल के इख्तिताम तक जो और वॉयलेट एक नाजुक सुकून हासिल कर लेते हैं, ठीक है। दे बिगिन स्लीपिंग टुगेदर अगेन क्वाइटली टचिंग एंड टॉकिंग, ठीक है। खामोशी से ये सारे उनके जो एक्ट्स हैं, छोटे छोटे अमाल हैं, तबाही के बाद शिफा याबी की जो मुमकिनात की नुमाइंदगी करते हैं। जो नरेटर है वो भी इनके सफ़र पर गौर करता है, इंसानी मोहब्बत की खूबसूरती और गम दोनों को तस्लीम करता है। जो फाइनल टोन है वो रिडेम्पटिव है, ठीक है, यानी बख्शिश पर मबनी है। जैज़ जो है वो हल के साथ ख़त्म नहीं होता, रेजोल्यूशन के साथ ख़त्म नहीं होता, बल्कि नई रिदम जो है, रीन्यूड रिदम जो है वो लेकर ख़त्म होता है। ये जाहिर करता है कि ज़िंदगी मौसीकी की तरह जारी रहती है, ठीक है, ब्रोकन टूटी हुई, ठीक है, इम्प्रोविजेशनल तख्लीकी और एंडलेसली एक्सप्रेसिव, इंतहा दर्जे तक जज्बाती। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future, I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.